प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अध्याय नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। ये एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लोगे। सर ये इतना आसान कैसे है? क्योंकि हम जल को प्रतिदिन काम में लेते हैं और इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज भी है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं जल संसाधन। सर हम जल संसाधन इसको क्यों पढ़ते हैं? जल के बारे में आप जानते हो कि जल क्या चीज होता है, ठीक है। और संसाधन संसाधन हमने पहले अध्याय के अंदर पढ़ा था कि अपने काम आने वाले प्रत्येक वस्तु क्या है, संसाधन है। तो जल भी हम प्रतिदिन काम में लेते हैं, ये क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई हाँ, जो अपने पृथ्वी है उसके ऊपर कितना जल है, कितनी भूमि है। तो देखो पृथ्वी, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो है जल, दूसरा है भूमि। ठीक है, एक नंबर पर जल, दो नंबर पर भूमि। तो देखो जल कितने प्रतिशत है? 71% क्या है, जल है। 71% क्या है, जल है। और 29% क्या है, भूमि है। 29% क्या है, भूमि है। ठीक है, नो डाउट। 71% यानी कि इसको आप 100% मान लो। कितना मानोगे, 100%। ठीक है, 100% मान लो। इस 100% का, ठीक है, 100% का 97%, 97% जल क्या है, सॉरी, जल में क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है। यानी कि 97% जल हमारे पीने योग्य नहीं है और बचा 3%। कितना बचा, 3% जल। तो ये 3% जल क्या है, पीने योग्य। 3% जल क्या है, पीने योग्य है। तो सर 3% जल ही पीने योग्य है? हाँ, हमारे लिए केवल 3% जल पीने योग्य, क्योंकि ये जो जल है महासागरों का जल है, ये लवणीय है, ये पीने योग्य नहीं है। और ये 3% जल है, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? एक नंबर वर्षा से, ठीक है, दूसरा नदियों से, नंबर 3 कुओं से। तो ये 3 कारक है जिनसे हमें 3% जल मिलता है। ठीक है, और ये जल एक किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण संसाधन। किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण। सर नवीकरण का मतलब क्या है? हमने अध्याय नंबर 1 के अंदर इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। अब भी एक बार पढ़ लेते हैं नवीकरण क्या है। नवीकरण का मतलब है कि हम एक बार काम में लेकर पुनः काम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने जल को एक बार काम लेने के बाद दोबारा कैसे काम ले लिया? जैसे मान लो एक जल को हमें यहाँ पर उपयोग कर लिया, ठीक है, ये उपयोग किया हुआ जल है और यहां पर सूर्य, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश यहां गिरा, ठीक है, और ये जल क्या हो गया, वाष्पन हो गया। ठीक है, और आगे जाकर क्या बन गए, छोटे छोटे बादल बन गए। बादल बन गए और समय के अकॉर्डिंग ये आगे चलकर क्या हो गई, इनकी वर्षा हो गई। ठीक है, वर्षा हो गई। वर्षा होने के बावजूद ये सारा जल कहां चला आया, भूमि के ऊपर। भूमि ऊपर आने के बाद ये जल नदियों में मिल गया, तो हमने नदियों के द्वारा इसको पीने योग्य बना लिया। कुछ जल है जो हमें एकत्रित कर लिया, भाई जैसे छतों से हमने एकत्रित करते हैं उस प्रकार से हमने एकत्रित कर लिया, तो इस जल को हम पुनः काम लेने योग्य बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पृथ्वी के ऊपर 71% जल है, 29% क्या है, भूमि है। और उसमें से अगर हम 71 को पूरा 100 माने तो उसमें 97% क्या है, जल लवणीय है, जो पीने योग्य नहीं है। और इसमें से केवल 3% जल है जो कि पीने योग्य है।
ठीक है। और ये 3% जल हमें कहां से मिलता है? वर्षा, नदियों, कुओं आदि से हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। और ये एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। फिर भी इसका देखो 2025 तक एक भविष्यवाणी की गई है कि लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। यानी कि 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको पानी, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, उनको इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कारक। इस अध्याय में आपको सर्वाधिक ध्यान देने वाले 3 पॉइंट ये है। नंबर 1 है जल दुर्लभता, ठीक है। 1 नंबर सर्वाधिक आपको इस पे ध्यान देना है। नंबर 2 है जल संरक्षण और नंबर 3 है प्रबंधन की आवश्यकता। अगर आपने इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो ये पाठ आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, एक भी % गलत होने की संभावना नहीं है। तो हम नंबर 1 पर देखेंगे कि जल दुर्लभता, ठीक है। तो जल दुर्लभता क्या होती है? दुर्लभता यानी कि कमी। तो यहां पर किसकी कमी है? जल की कमी है। तो जल की कमी आई क्यों? जल की कमी आने की कौन कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से आज हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है? तो देखो इसके एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से जल दुर्लभता आई है, पानी की कमी हुई है। नंबर 1 है वर्षा में विभिन्नता। सर वर्षा में विभिन्नता जल की कमी के कारण कैसे? देखो क्यों है, कहीं पर तो 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। हमारे दक्षिण राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। तो ये जल दुर्लभता का कारण है या नहीं है? अगर समान रूप से वर्षा होती तो यहाँ पे भी वर्षा उपलब्ध होती, यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध होता, वहां पर भी उपलब्ध होता। तो ये एक भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जल दुर्लभता का। नंबर 2 है अत्यधिक शोषण। अत्यधिक शोषण का मतलब क्या हुआ कि देखो स्नान करने के लिए 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है और क्या करते हैं 4 बाल्टी पानी स्नान के लिए काम में लेते हैं। कैसे? 1 बाल्टी स्नान घर को धोने के लिए ढोल दिया और 1 बाल्टी नहाने के लिए, फिर भी अच्छा लग रहा है, अरे गर्मा गर्म है, अरे ठंडा ठंडा है, इसलिए ढोले जा रहे। इसलिए इस अति शोषण हो रहा है। अगर जल का सही तरीके से प्रयोग हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसका सर्वाधिक शोषण हो तो दिखते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं भविष्य के अंदर उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए ये चिंता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है अत्यधिक प्रयोग, यानी कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। और मान लो कि भी एक गाड़ी है, उसको धोने के लिए हम थोड़े से पानी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, परंतु नहीं, हमें तो ज्यादा से ज्यादा पानी डोलना है। अगर इसी प्रकार से अति शोषण, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 है असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब क्या हो कि जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, इसको अगर सर्वाधिक पानी मिलेगा, ठीक है, तो ये तो शोषण करेगा ही करेगा, परंतु ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है इसको पीने तक का पानी नसीब नहीं होगा। इसलिए क्या है, पानी का समान वितरण किया जाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े शहर है उनके अंदर एक सिस्टम चलता है, जहाँ जो पैसे वाले लोग हैं उनके पानी दिन भर चलता रहता है, उनकी कोई दिक्कत नहीं रहती, परंतु जो गरीब इलाके है, जो कमजोर क्षेत्र है, वहां पर ऐसी पानी की समस्या आती है और ये लोग पानी का बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, ठीक है। और नंबर 4 है जनसंख्या वृद्धि। सर जनसंख्या वृद्धि कैसे? देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पानी की जरूरत बढ़ेगी, और क्या है, और उन्हें अनाज की भी जरूरत पड़ेगी, अनाज की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अनाज की आवश्यकता पड़ेगी तो किसान कहां से लाएगा अनाज? खेतों से। और क्या है, भूमि से। तो भूमि क्या है, एक सीमित है, क्या है, सीमित है, और उसे कह दिया गया कि भाई आप कैसे भी करो अनाज की पूर्ति करो। तो वो क्या करेगा कि भी इसके पास खेत तो क्या है, सीमित है,
ठीक है। तो यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा पानी डोलेगा, ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सिंचाई करेगा, पानी डोलेगा, ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न कर सके। और दूसरा क्या करेगा, वो इसके अंदर रासायनिक चीजों का उपयोग करेगा। तो ये अनाज उत्पन्न करना भी एक कारक हो गया कि अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो अधिक अनाज की भी आवश्यकता होगी, और अधिक अनाज कैसे करेगा, जल का अतिशोषण करेगा, ठीक है। और नंबर 6 पर है औद्योगिकरण, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, कोई बात नहीं, परंतु वो उपयोग करने के बावजूद क्या करती है कि जो गंदा हुआ जल है, जहरीला जल है, वो क्या करती है, वो एक जगह पर या फिर कई नदियों के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो नदियां दूषित हो जाती है, या फिर कई जगह पर डाल देते हैं, वो जगह दूषित हो जाती है। इसके कारण ये औद्योगिकरण भी एक कारक है, ठीक है। और नंबर 7 पर है गुणवत्ता। गुणवत्ता कैसे, जैसे मान लो कि कहीं पर पानी की आवश्यकता तो पूर्ति हो रही है, वहां पर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वहां पर पानी बहुत है, परंतु शुद्ध पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। शुद्ध कैसे नहीं हो रहा है, इनकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर जो गंदा जल है वो वहां पर डाल दिया गया, वहां पर जो कचरा पात्र है वो उस नदियों के अंदर डाल दिया गया, तो वो पानी गुणवत्ता उसके अंदर शुद्ध नहीं है, पीने योग्य नहीं है। इसकी वजह से वहां पर पानी तो है, परंतु क्या है, उसको पी नहीं सकते, क्योंकि गुणवत्ता नहीं है। अगर हम गंदा जल पिएंगे तो वही बीमारियां लग जाएगी हजारों। इस कारण जल दुर्लभता के ये सभी कारक रहे हैं, ठीक है। आगे हम अध्ययन करेंगे जल संरक्षण के बारे में।